नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर सोने से ही करेंगे क्योंकि अच्छी खासी तेजी अब भी यहां पर जारी है। आज की शुरुआत एक और रिकॉर्ड हाई से हुई है। $2400 प्रति आउंस के लेवल्स अब हमने यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में 72 के ऊपर कारोबार होता हुआ देखा है। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी में भारतीय बाजारों में ऑल टाइम हाइज हैं। अब 84,000 रुपीस किलो के हिसाब से चांदी बिक रही है, जो पहले कभी भी लेवल यहां पर देखने को नहीं मिला। तो रिकॉर्ड हाइज की तेजी यहां पर भी। बात करेंगे मेटल्स की, जहां पर भी हमने बेस बेटर होते हुए देखा है। कॉपर यहां पर 15 महीने के हाइज पर है, एल्यूमिनियम 14 महीने के हाइज पर और जिंक 12 महीने के हाइज पर। यानी कि ओवरऑल मेटल एज अ सेक्टर में भी यहां पर बढ़त जारी है। चीन की तरफ से डेटा बेहतर हुआ है और उसका फायदा हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा। साथ ही बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, और यहां पर गर्म मसाले अब भी ठंडे हैं। क्या है फंडामेंटल्स, कैसे करना चाहिए कारोबार, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, कोटक ऑल्टरनेट एसेट मैनेजर लिमिटेड की सीईओ इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटजी लक्ष्मी अय्यर और कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। एक और दिन जहां पर ऑल टाइम हाइज हमने बनते हुए देखे हैं। रवि, कैसे देखते हैं प्राइसेस ऑन चार्ट्स और अब यहां से क्या करने की राय है? जब से प्राइसेस में लगातार रेजिस्टेंस ब्रेक करके वो अगला जो रेजिस्टेंस होता है उसको सपोर्ट बना के काम कर रहा है। पर्टिकुलर इसमें फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों रीजन है। फंडामेंटल एक ही रीजन है, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एम्पल है और इस हिसाब से लगातार देखे तो गोल्ड एंड सिल्वर एज वेल एज मेटल्स में अच्छी रिकवरी है। वही बात करें तो टेक्निकल रीजन है कि कॉमेक्स है या वर्ल्ड के मेजरली एक्सचेंज ने अपना मार्जिन बढ़ाया है। अभी मार्जिन बढ़ाने से इश्यू क्या हो रहा है कि जो शॉर्ट में बैठे जिसकी पोजीशन में सेल है उसको तो एक तो अपना M2M भी पे करना है और उसके साथ मार्जिन पे करना है, तो उसकी जो पोजीशन है वो ज्यादा कर रहे हैं, तो शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर इस हिसाब से भी है। और तीसरा एसपीडीआर का होल्डिंग। एसपीडीआर का देखे आप लास्ट 22 मंथ्स में से 20 मंथ्स एसपीडीआर सेल में रहा है। नेट ईटीएफ का आउटफ्लो हुआ है गोल्ड से, तो उसका भी एक फोमो इम्पैक्ट है, क्योंकि इतना बड़ा बिक वाले के बाद भी गोल्ड अगर हाई कर रहा है तो जस्टिफाई करने के लिए वहां से भी अभी शॉर्ट टर्म में वहां से बाइंग आई है। तो अभी जो फंडामेंटल्स है या टेक्निकल्स, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में गोल्ड में ये लेवल पे एक बार सस्टेन होना चाहिए। सिल्वर हालांकि आउट परफॉर्मर है, अभी भी मेटल्स का सपोर्ट आना बाकी है, तो मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर शॉर्ट टर्म में फ्लेवर में रह सकते हैं। गोल्ड की बात करें, आज गैप अप ओपनिंग हुआ है 72,200 के करीब, अच्छा सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म के लिए ध्यान रखें, आप बाई करें ये लेवल पे। स्टॉप लॉस 71,700 जो लास्ट रेजिस्टेंस था, आप सपोर्ट है। और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 73,200 तक के लेवल दिखने चाहिए। वही चांदी में 84 के ऊपर का लेवल आज पहली बार क्रॉस हुआ है, वहां भी मुझे लग रहा है कि कुछ गिरावट 83,500 आए, तो आप बाय करें। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस लगा 83,000 का। और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 85,300 तक के लक्ष्य आने चाहिए। हम्म ऑल टाइम हाइज यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी खरीदारी की राय यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में है। आपको बता दें कि 72,500 हमने कभी पहले नहीं देखा वो लेवल, और चांदी में 84,000 के लेवल्स भी कभी यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आए हैं। तो लगातार यहाँ पर जो स्केलिंग है वो ऑल टाइम हाइज की तरफ बनती हुई दिखी है। आप चिराग, आप कैसे देखते हैं? अब सिर्फ लेवल्स चेज करने की बात यहाँ पर रह गई है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग है, लोग अटक भी रहे हैं। स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजिशन यहाँ पर लगातार बनती हुई नजर आ रही हैं। 2200, 2300, 2400, लोग अब 2500 और 3000 की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं। जी मनीषा, बिल्कुल। अब कैचिंग अप द टेल है बेसिकली। यानी आप जो भी नंबर दे दे वो नंबर अचीवेबल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई फंडामेंटली बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। देखिए, एक चीज है कि शायद $2,050 तक की जो रैली आई थी उसके अंदर हम ये जरूर कह सकते थे कि एक शॉर्ट कवरिंग है मार्केट में, या सेंट्रल बैंक बाइंग है। बट लास्ट जो $250 से $300 की रैली है उसमें कोई इंक्रीमेंटली कुछ मार्केट में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा अब सुनने में आ रही है कि हु इज द मिस्ट्री बायर, क्योंकि अभी भी कोई भी डेटा पॉइंट आप देख ले, जैसे ETF देख ले, आप नेट लॉन्ग पोजीशंस देख ले, CTS की डेटा देख ले, कहीं भी ऐसी कोई सिग्निफिकेंट बाइंग अभी भी ऐसी दिख नहीं रही है टू सपोर्ट अ $300 to $350 रैली। टू सम एक्सटेंट ये जरूर एक पॉइंट करता है कि शायद कोई ऐसी एजेंसी, शायद चाइनीज सेंट्रल बैंक हो सकती है, या कुछ ऐसे एजेंसीज है जो गोल्ड बाइंग कर रही है, जो डेटा में फिलहाल विजिबल नहीं है। हालांकि मैं कहूँगा फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो फंडामेंटल्स नेगेटिव होते जा रहे हैं गोल्ड पे, क्योंकि पहले 5 रेट कट्स की बात स्ट्रीट कर रहा था, फेड 3 रेट कट की बात कर रहा था, अब तो 2 रेट कट की बात हो रही है, और शायद पॉसिबिलिटी ये है कि सिर्फ इस साल में एक ही रेट कट होगा।
तो ये सारी चीजें देखते हुए फंडामेंटल्स आई डोंट थिंक आर सपोर्टिंग ये जो करंट रैली चल रही है मार्केट में। क्लियरली नॉट सपोर्टेड बाय फंडामेंटल्स। और जैसे आपने कहा पिछले कुछ समय में तो फंडामेंटल्स भी नेगेटिव होते हुए नजर आए हैं, चाहे वो रेट कट्स है, चाहे वो डॉलर है जो अब 105 के ऊपर है, या फिर यील्ड्स हैं जहां पर भी हमने बढ़त आते हुए देखी है। उसके बावजूद भी सोना यहां पर ऑल टाइम हाइस पे। इंडियन मार्केट्स अब इसे कैसे वर्क इन कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हमें ट्वीट्स ऐसे आते हैं लक्ष्मी कि हम गोल्ड लॉन्ग टाइम से बाय कर रहे हैं और अच्छे खासे मुनाफे पर भी बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये रैली तो इनसेन ही है। इंडियन मार्केट्स में क्या हम इस रैली का फ़ायदा उठा पाए हैं? जो लोग एसआईपीज करते हैं, जो लोग फंड्स में निवेश करते हैं, चाहे वो नंबर स्मॉल है, क्या वो बढ़ता हुआ नजर आया है? कैसे देख रहा है आपने इंडियन मार्केट्स में वो ट्रेंड? देखिए मनीषा, दो तीन चीजें हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि नए निवेश करने वाले भी आ रहे हैं जो कि गोल्ड खरीदना चाहते हैं पेपर फॉर्म में। एक वो ट्रेंड दिख रहा है डेफिनेटली। और दूसरा ये इक्वली इम्पोर्टेंट ट्रेंड भी देख रहे हैं कि जो जो नीचे के भाव में उन्होंने सोना खरीदा था वो थोड़ा प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं, लेकिन जो नेट सेल्स है, जो कारोबार हो रहा है, वो नेट सेल्स जो है आज की तारीख में भी पॉजिटिव ही है। लेकिन हम तो यही लोगों को बताते हैं कि जब आप पैसा लगाते हो सोने में, स्पेशली अगर आप गोल्ड फंड या फिर गोल्ड ईटीएफ के माध्यम से लगाते हो, तो वो आप केवल जो निचला हिस्सा है, जो आपका पूरा पैसा जो शेयर बाजार और डेट मार्केट्स में लगाया हुआ हिस्सा, उसका जो निचला हिस्सा है उसमें लगाइएगा। और उसमें फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करने की गरज नहीं होनी चाहिए, अनलेस अगर आपने कोई ट्रेडिंग पोजीशन लिया होगा जहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करने की सोच सकते हो। तो नेट सेल्स पॉजिटिव है, उससे लग रहा है। और जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, नियर टर्म के जो सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उससे तो लग रहा है ये शायद 2800 के आसपास डॉलर पर आउंस का नंबर नियर टर्म में शायद पार करके जा सकता है। तो वो बुलिशनेस अब भी बरकरार है। लक्ष्मी, कितना पोर्टफोलियो में सोना होना चाहिए? और अगर पिछले 2 क्वार्टर्स की बात करें तो कितने नए लोग यहाँ पर ज्वाइन इन हुए हैं जो गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं? देखिए इंक्रीमेंटली, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, नेट फोलियोज में तो एडिशन हो रहा है, हल्का सा जो परसेंटेज है वो कम हो रहा है। क्योंकि सोने के दाम जब बढ़ते हैं तो लोगों को लगता है कि और जब नीचे आएगा तब खरीदेंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काफी वहां पे इलास्टिक है। तो लोग करेक्शन की वेट करते हैं ताकि थोड़ा और भारी भरकम में खरीद सके। लेकिन जब कोई फेस्टिविटीज वगैरह आती है, हाल में तो कुछ है नहीं क्या खास, लेकिन जब वो आती हुई दिखाई दे रही है तो जो ब्रेथ है, तब हमको दिखता है कि ब्रेथ काफी बढ़ जाता है। अदरवाइज ये तो जो नॉर्मल कारोबार हो रहा है वही हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हल्का सा रिडेम्पशन भी हो रहा है, हालांकि नेट सेल्स पॉजिटिव है, तो वो हमको वो ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और कितना होना चाहिए सोना आपके पोर्टफोलियो में? आपने इसको बिल्कुल एंड ऑफ द पिरामिड में यहाँ पर रखा है, लेकिन क्या परसेंटेज अलॉट की है? मेरे हिसाब से 10-15% का पोर्टफोलियो, अगर आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो है जो आप निवेश करते हो फिनेंशियल एसेट क्लासेस में, तो 10-15% अगर सोना है तो उसके ऊपर मेरे हिसाब से जाने की गरज नहीं होगी। आप क्या इंटरेस्ट लोगों का इस मार्केट में बढ़ा है? क्योंकि ऐसा एक समय है ये लक्ष्मी जब इक्विटी भी ऊपर जा रही है, हमने डॉलर को भी स्ट्रेंथन होते हुए देखा है, गोल्ड भी यहाँ पर ऊपर है। क्लियरली इतने सालों से हम इस मार्केट में हैं, ऐसा बहुत कम होता है, और अगर होता भी है तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ये बहुत लंबा पीरियड है जब हम ऐसा होता हुआ देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये एक तरीके का त्रिवेणी संगम हो रहा है जहां पे हर एक एसेट क्लास जिसको आप छू रहे हो लिटरली सोना बनते जा रहा है, एंड क्वाइट लिटरली। बट जैसे कि अगर आप देखोगे तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल बैंक्स के माध्यम से आ रहा है, जो कि हर कोई सेंट्रल बैंकर, छोटा हो या बड़ा, अगर आप देखो तो वो सोना खरीद रहा है, वो नेट बायर है। पोलैंड जैसी एक कंट्री है, वो भी सोना खरीद रही है, फॉर एग्जांपल यूरोप में। तो अक्रॉस जो बाइंग हो रही है, तो लोगों को लग रहा है कि जैसे यूएस की डेट की मात्रा बढ़ती जा रही है, वहां पे कॉन्फिडेंस घटता जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मेरे हिसाब से जब करेक्शन भी होगा तो इनकी माध्यम से जो एंकर मिलेगा वो सोने के दाम को डेफिनेटली आने वाले कुछ महीनों में और सालों में सपोर्ट करता जाएगा। चिराग, एक बात हम हमारा लगातार कह रहे रहे हैं कि सोने को हम एक वेल्थ के तरीके से देखते हैं, एक ग्लोबल करेंसी के तरीके से देखते हैं। अब जिस तरह की वॉल्टिलिटी है, जिस तरह की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है, आपको लगता है कि एक फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड जिसका भारत शायद बहुत समय से इंतजार कर रहा है, वो बहुत ही पुश्ड फॉरवर्ड हो गया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंडिया में ऑब्वियसली
फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड तो काफी सालों से चलते आ रहा है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों के पास अभी भी इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अवेलेबल नहीं है सोने में निवेश करने के लिए। आप इसीलिए ज्यादातर देखें तो अगर हम प्योर एसजीबी, ईटीएफ या फिजिकल होल्डिंग को कंपेयर करें तो हर साल चूंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हर साल करीबन 160 से 190 टन के बीच में बार्स एंड कॉइन्स की बाइंग होती है, जबकि ईटीएफ की बाइंग सिर्फ 40 टन है जो 15 साल से, और एसजीबी अगर हम लास्ट 8 से 10 साल में देखें तो 100 टन की बाइंग एसजीबी में है। अभी भी इंडिया में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबिलिटी लिमिटेड है सोने में निवेश करने के लिए, और अगर हम चाहते हैं कि इंपोर्ट्स कम हो इंडिया के और सोने को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जहां पे लोग उसके अंदर निवेश करें और वो सोना एक्चुअली ट्रेड में यूज हो सके। मैं जस्ट उस पॉइंट पे वापस आना चाहती थी, जैसे आपने कहा था यहाँ पर चिराग की अब जो रेट कट हैं 5 से 2 हो गए हैं, जून में नहीं सितंबर में होंगे, उसके बावजूद भी यहाँ पर सोने में तेजी है। क्या बाजार को ये कंसर्न है कि एक मुनाफा वसूली आ सकती है, बड़ी सी आ सकती है? जी हाँ, हम 2700, 2800 और 3000 की यहाँ पर बातें कर रहे हैं, लेकिन बाजार को एक कंसर्न भी है कि जो ये विदाउट फंडामेंटल्स इतने ज्यादा प्राइसेस बढ़े हैं, क्या ये उसी तरीके से करेक्ट भी होते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल मनीषा, एक्चुअली देखिए हिस्ट्री ने हमें बताया है 2011 में आपको याद होगा चांदी ने ऐसे ही रैली की थी। ये बात की कर रहे थे लोग कि जो न्यू यूसेजेस आएंगे चांदी में वो इतने ज्यादा होंगे कि मार्केट एक सस्टेनेबल डेफिसिट में चले जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगी, और उसके ऊपर चांदी ने करीबन $10-11 से $50 की रैली की थी, और उसके बाद हमने देखा था कि एक हफ्ते में ही सारी रैली फिजल आउट हो गई। तो ये हमेशा एक रिस्क रहता है। मेरा मानना है कि अगर जब भी करेक्शन आएगा, कब करेक्शन आएगा ये तो किसी को पता नहीं, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, जब भी करेक्शन आएगा शायद ये $200 से $300 का करेक्शन हो सकता है। तो अगर कोई भी ज्वेलर है, कोई भी निवेशक है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉप लॉस लगा के रखे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करें और बहुत ही ज्यादा लेवरेज ना रहे। एब्सोल्युटली। अगर $600 ऊपर बढ़ के $200 की करेक्शन आने वाली है, इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी करेक्शन की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं है। लक्ष्मी, ये सवाल आपसे है कि हम हमेशा सोने को यहाँ पर पुश करते हैं एज अ वेल्थ क्रिएटर, एज अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, लेकिन क्या चांदी ने वहाँ पर कोई जगह ढूंढी है? बिकॉज चांदी में भी अच्छी खासी स्टेबिलिटी है, तेजी है, एंड जिस तरह से चांदी का उपयोग यहाँ पर ग्रीन एनर्जी में होने लगा है, चाहे वो ईवी है, लैपटॉप्स है, फोन्स है, क्या वहाँ पर कोई एट ऑल पोजिशन है? देखिए डेफिनेटली चांदी और सोने अगर दोनों को आप कंपेयर करो तो टिपिकली इन्वेस्टर्स का रुझान चांदी की तरफ कम रहता है क्योंकि इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज वहां पे ज्यादा होती है। लेकिन हाल में अगर आप देखो तो वहां पे भी काफी निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। और अगर आप देखोगे इसका डायरेक्ट कोरिलेशन जो लिस्टेड शेयर बाजार में स्टॉक्स है जहां सिल्वर एज अ बाई प्रोडक्ट आ रहा है, वहां पे भी जैसे कमोडिटी साइकिल एक मोमेंटम अपटिक दिखाई दे रही है। तो वहां पे जो कमोडिटी रिलेटेड, जो सिल्वर रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो भी उनमें भी काफी इंटरेस्ट लोगों का आता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक इंक्रीमेंटली अभी देखिए चांदी के जो ईटीएफ्स इंट्रोड्यूस हुए थे म्यूचुअल फंड्स में, वो हाल ही में रिसेंट इंट्रोडक्शन है, तो वहां पे भी पैसा तो आ रहा है। ऐसा नहीं कि गोल्ड के जितना आ रहा है उतना आ नहीं रहा है, लेकिन जो भी अगर नया फंड लॉन्च कर रहा है तो उन सब में तो पैसा आ ही रहा है। और आज तक जो भी लॉन्च हुआ है जिस प्राइस पॉइंट से, वहां से तो निवेशकों का पैसा बना है, तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस बरकरार रहेगा। और इस वजह से सिल्वर की ट्रेंड जो है वो हल्की सी अपबीट रहेगी क्योंकि सारे प्रेशियस कमोडिटीज पैक इंक्लूडिंग कमोडिटीज, अदर कमोडिटीज, वहां पे ट्रेंड जो है बरकरार है। आई नो इस मामले में चिराग थोड़े से शायद बायस्ड हो सकते हैं, लेकिन आप बताइए लक्ष्मी, आपको लगता है कि कमोडिटीज का एक सुपर रन, सुपर बुल रन कुछ तो भी चल रहा है यहाँ पे? देखिए सिक्लिकल है कमोडिटी साइकिल टू बी वेरी ऑनेस्ट, और वो जो मोमेंटम अब पकड़ा है वो थोड़ी देर और चलता रहेगा। फंडामेंटली कितना सपोर्ट मिल रहा है चाइना के माध्यम से वो अभी भी आई वुड से 50-50 है। तो फंडामेंटली इमीडिएट ड्राइवर सपोर्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन जो मोमेंटम जो पकड़ा है हमारे हिसाब से, और जो कच्चे तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं, ये सब जो बढ़ रहा है, ये माहौल जो है, आई थिंक वो कमोडिटीज के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा।
राइट। तो एक अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर है, निवेश बढ़ता हुआ नजर आया भी है। और जहाँ तक चांदी की बात है, जैसे कहा गया, ऑफ कोर्स फिजिकल एक माध्यम यहाँ पर है ही, लेकिन चांदी रिलेटेड स्टॉक्स, चांदी ईटीएफ, काफी हद तक यहाँ पर भी निवेश हमने इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखा ही है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मी, चिराग, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए। और सोने चांदी में अब यहाँ पर क्या करें, कैसे करें और क्या इस मूव का निष्कर्ष एनालिसिस करें, उस सब के लिए धन्यवाद। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर बाकी कमोडिटीज की करेंगे, क्योंकि चाहे वो मेटल्स हैं, चाहे वो एनर्जी है, यहाँ पर भी जोरदार तेजी के साथ कारोबार। दुनिया में कमोडिटी मार्केट्स फास्ट पेस से ग्रो कर रही हैं। ऐसे में कमोडिटीज में निवेश करके आप इन्फ्लेशन का सामना कर सकते हैं। सीएनबीसी आवाज आपके लिए लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव वेबिनार, जिसे स्पेशली आपके लिए क्यूरेट किया गया है। टेक्निकलिटी से लेकर कमोडिटी का हर पहलू सिखाने के साथ साथ ग्लोबल और डोमेस्टिक वेटरन्स आपके साथ शेयर करेंगे अपनी वास्ट नॉलेज और इनसाइट्स, और आप बनेंगे एक कामयाब कमोडिटी ट्रेडर। तो कमोडिटी गुरुकुल से जुड़ने के लिए वेबसाइट लिंक पर जाकर अभी रजिस्टर करें। आपकी स्क्रीन पे मेटल्स लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जोरदार तेजी बरकरार है। चाइना का जिस तरह का अपग्रेड है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा बेहतर आया है, ना सिर्फ चाइना से बल्कि यूएस और जर्मनी से उसका सीधा फ़ायदा है। और जो जॉब्स डेटा और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग और इन्फ्लेशन डेटा हमने यूएस से आता हुआ देखा, वो थोड़ा सा मिक्स्ड रहा और उसका भी बाजार ने सपोर्ट लेना ही देखा है। आप देख सकते हैं मेटल्स आपकी स्क्रीन पे। कॉपर जहां कारोबार कर रहा है वो 15 महीने का हाई है, जिंक 12 महीने के हाईज पर है और एल्यूमिनियम 14 महीने के हाईज पर है। और आज का एक और दिन जहां पर हमने बढ़त आते हुए देखी है, तो करीबन 1 से 2% की तेजी आपकी स्क्रीन पर। रवि, क्या करना चाहिए? जब से मेटल में पर्टिकुलर सुपर साइकिल स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे थोड़ी सस्टेनेबिलिटी भी है, लगातार 2-3 साल का कंसोलिडेशन के बाद वहां पे अच्छी एक रिकवरी है। चाइना लगातार लेकर था, उसके डेटा अच्छा है और अभी भी उम्मीद है कि जो नेक्स्ट जीडीपी तक के जो डेटा है, जो अगले सप्ताह आने हैं, वहां भी आपको अच्छी रिकवरी आती हुई दिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रैली वो कंटिन्यू रहेगी। हालांकि फोकस कॉपर एंड एल्यूमिनियम पे है। एल्यूमिनियम में एलएम इन्वेंट्री श्रिंक हो रही थी, कॉपर में प्रोडक्शन कट के न्यूज है। आई थिंक ये दो कमोडिटीज में अभी ये लेवल पे ध्यान रखें। स्पेसिफिक लेवल की बात करें 822 के करीब, एक बार कॉपर के करंट फ्यूचर में बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 817 एंड टारगेट रहेगा 832 तक के टारगेट आपको एक ट्रेडिंग सेशन से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते दिख सकते हैं। वहीं एल्यूमिनियम में करंट लेवल पे बाय करें 226 के करीब, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 224.20 और वहां पे 230 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा है, मुझे लग रहा है कि अभी नेक्स्ट रिकवरी एल्यूमिनियम में आ सकती है। ओके, तो एल्यूमिनियम अब अगला मेटल यहाँ पर हो सकता है जहाँ पर तेजी हो। साथ ही रवि, जो सर्कुलर नोटिफिकेशन हमने एनसीडीएक्स की तरफ से आता हुआ देखा, जहाँ पर ऑप्शन ऑन गुड्स यहाँ पर अब बंद कर दिया जाएगा, कुछ इम्पैक्ट बनता हुआ देखते हैं उसका बाजार में आप? मेजरली क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा वॉल्यूम है नहीं एंड पर्टिकुलर ऑप्शंस का अगर अदरवाइज अगर वॉल्यूम होता तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आता। बट यस, आई थिंक ये वहां पे कोई वॉल्यूम है नहीं तो इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो साइकिल है वो ग्लोबल मार्केट को ज्यादा फोकस्ड है, डोमेस्टिक न्यूज से शायद मीन्स के अगर ये एमसीएक्स का होता या अगर ये पोजीशन में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आता। मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए ये जो न्यूज है वो न्यूट्रल है। अगर ये न्यूज एमसीएक्स से आती या उसमें कुछ ऐसा चेंजेस होता तो मेरे हिसाब से वहां पे इम्पैक्ट आना चाहिए। ओके, तो एज ऑफ नाउ जो एनसीडीएक्स की तरफ से सर्कुलर आया है कि ऑप्शंस ऑन गुड्स नहीं कारोबार किया जाएगा, नए नए यहाँ पर लॉन्चेस नहीं होंगे, कोई बहुत बड़ा फर्क उसमें से आने वाला नहीं है, क्योंकि हमने वॉल्यूम्स यहाँ पर इन एनी केस कमजोर आते हुए देखी। लेकिन एग्री कमोडिटीज़ में अब यहाँ पर क्या व्यू है रवि? क्योंकि मुनाफा वसूली यहाँ पर मसालों में है, कैस्टर में कोई बहुत तेज़ी नहीं है, और जब से वो नॉर्मल मानसून की बात आई है, इवन गुआर में कुछ प्रेशर ही देखने को मिला। जब से मीन्स के अभी आईएमडी के रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं, स्काईमेट के ओर से जो रिपोर्ट आया उसमें नॉर्मल टाइमली एज वेल एज लानिना में ट्रांजिशन होने वाले मानसून की बात हुई है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी खरीफ क्रॉप है उसमें थोड़ा प्रेशर बना है। आई थिंक फंडामेंटल वाइज देखे तो ये न्यूज थोड़े बहुत डिस्काउंट हो चुके हैं। आईएमडी के रिपोर्ट जैसे आएंगे, मुझे लग रहा है कि ये मीन्स के जो मंदी है या जो थोड़ी वीकनेस है वो थमेगी, क्योंकि वहां पे जो सेंटिमेंटल इंडस्ट्री के साथ या चाइना के साथ जुड़े हैं वो कमोडिटी में आप थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। गुआर थोड़ा क्रूड का सेंटिमेंट वहां पे पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। हालांकि इमीडिएटली 5250 के करीब आप गुआर सीट के करंट फ्यूचर में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लगाए डाउन साइड, वो होगा 5170 और टारगेट रहेगा 5350।
मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा गुआर अच्छा लग रहा है और कैस्टर के फंडामेंटल धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। आई थिंक 20 तारीख के एक्सपायरी के बाद एक अच्छी रिकवरी के लिए कैस्टर ड्यू है। अराइवल्स कम हुई है जो इन बिटवीन काफी बड़ी थी, वहां पे ध्यान रखें। केस्टर के करंट मार्केट प्राइस 550 के करीब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। आई थिंक वहां पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप 5720 एंड टारगेट जिसका रहेगा 6000। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि केस्टर में एक अच्छी रिकवरी ड्यू है। चाइना का फंडामेंटल भी जुड़ा है और काफी टाइम के बाद देखें तो केस्टर ऑयल के प्राइसेस 1200 के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहे हैं। तो जैसे 1220-30 का लेवल ब्रेक होगा, आई थिंक एक अच्छी रिकवरी केस्टर सीड एंड केस्टर ऑयल दोनों में रिज्यूम हो सकती है। ऑलराइट, तो कैस्टर में यहाँ पर बाइंग करने की एक्सपेक्टेशन है और गुआर में भी खरीदारी की राय यहाँ पर रवि की तरफ से आती हुई। बहुत शुक्रिया रवि साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी।